एडवोकेट जमाल शहर का महंगा तरीन वकील था जिसने कई कत्ल के मुलजिमों को बरी करवाया था। एक बेवा की 14 साल बेटी को 3 लड़कों ने ज्यादती के बाद कत्ल करके नहर में फेंक दिया था। तफ्तीश करने के बाद पुलिस ने उन 3 मुलजिमों को गिरफ्तार किया। लड़कों के वारिस ने जमाल नासिर से रब्ता किया तो उसने वारसों को तसल्ली दी कि आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा, जवानी में बच्चों से अक्सर ऐसा हो जाता है, मैं उनको रिहा करवा लूँगा। वकील साहब ने उनके वारसों से 7 लाख रुपए लेकर अदालत में लड़कों को बेगुनाह साबित किया और बरी करवाया। केस की कामयाबी के बाद वो अदालत से वापस जा रहे थे कि बेवा उसके सामने आई और फिर बेवा झोली उठाकर वकील साहब को बददुआएं देना शुरू की। वकील साहब ने मुस्कुराकर कहा, आज बददुआएं देने का कोई फायदा नहीं क्योंकि मौसम काफी खराब है। तेरी बददुआ पहले आसमान से ही वापस आ जाएगी। उसने बेवा पर तंज करते हुए कहा कि जब अपनी बेटी की हिफाजत नहीं कर सकी तो उसे जन्म क्यों दिया। बेवा औरत रोती हुई घर वापस लौट गई और अपनी छोटी बेटी का गला दबाकर खुद भी खुदकुशी कर ली। 12 साल बाद वकील की बेटी की शादी हुई तो जमाल नासिर को शुरू ही में वकील बनने का बहुत शौक था। उसके गांव में एक वकील था जिसकी बड़ी सी गाड़ी थी और एक बंगला भी था। पूरे गांव में उस वकील की लोग बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। जमाल नासिर शुरू से ही इस बात से बहुत मुतासिर था कि शुरू में ही जिस खानदान में उसने आंखें खोली थी वो एक गरीब खानदान था। जमाल नासिर का बाप उसी वकील के घर में मुलाजिम था। एक दिन ऐसे ही उसने अपने बाप से पूछा, वकील साहब के पास इतनी मालो दौलत कैसे है। उसके बाप ने जमाल नासिर को बताया, बेटा वकील साहब अपने क्लाइंट का केस लड़ते हैं और अपनी महारत से वो केस जीत जाते हैं। जमाल नासिर बाप से कहने लगा कि मैं भी बड़ा वकील बनूंगा। इस पर उसके बाप ने जमाल नासिर को नसीहत की कि बेटा मैं जिंदा रहूं या ना रहूं मगर मेरी एक नसीहत याद रखना और इसको अपने पल्ले से बांध लेना, हमेशा मजलूमों का साथ देना। जालिम का साथ देने वाला खुद भी जालिम होता है और जुल्म का अंजाम बुरा होता है। मैंने इस वकील के बारे में सुना है कि ये हर उस शख्स का साथ देता है जिसके पास पैसा हो, वो हक पर हो या ना हो, इस बात की परवाह नहीं करता। मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ, ऐसा मत करना। उसने अपने बाप से वादा किया कि मैं हमेशा मजलूमों का साथ दूंगा। उसके बाप ने जमाल नासिर को समझाने के लिए गांव के चौधरी की मिसाल दी। जब एक दिन गांव के गरीब किसान की बकरियां चौधरी की जमीन में चली गई, चौधरी साहब के मुलाजिमों ने उसे बताया कि नजीर की बकरियां आज हमारी फसलों में चली गई हैं। ये सुनकर चौधरी को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी गाड़ी निकाली और अपनी जमीनों की तरफ रवाना हुआ। उसकी गाड़ी में 2 से 3 शिकारी कुत्ते भी थे। वहां जाकर चौधरी ने किसान की बकरियों पर कुत्ते छोड़ दिए। कुत्तों की आवाज सुनकर किसान भागा हुआ आया और चौधरी साहब के कदमों में गिर गया और उससे माफी मांगने लगा और कहा कि सरदार मुझसे गलती हो गई है, मेरा बेटा छोटा नादान है, मैंने उसे बकरियां चराने के लिए भेजा लेकिन वो इनकी हिफाजत ना कर सका और खेलने में लग गया, गलती है। बकरियां आपके खेत में चली गई, मैं आपसे माफी चाहता हूँ और आपसे इस बात का वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। मगर चौधरी ने किसान को लात मार कर दूर फेंक दिया और उसकी किसी बात का यकीन ना किया। शिकारी कुत्ते बेचारी बकरियों पर हमला करते रहे। 4 से 5 बकरियां मौका पर ही हलाक हो गई जबकि काफी तादाद में किसान की बकरियां जख्मी हुई थी। चौधरी वहां से चला गया। मास्टर जी को जब इस वाकये का पता चला तो ताज़ियत के लिए किसान के पास आया और कहा, कब तक इन वडेरों के जुल्म को बर्दाश्त करते रहोगे, चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन, हम चौधरी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। यह सुनकर किसान ने इनकार कर दिया कि पहले ही उसने मेरी ये हालत कर दी है। अगर चौधरी को इस बात का पता चल गया कि मैं पुलिस स्टेशन गया था तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन मास्टर साहब ने किसान से कहा कि आज अगर तुम इस जालिम वडेरे के सामने खड़े ना हुए तो कोई भी नहीं होगा। अगर आज तुम चले गए तो कल बाकी गांव वालों को भी ये शऊर पैदा होगा कि हम कोई भेड़ बकरियां नहीं, चौधरी अपनी मर्जी से हम पर कैसे हुक्मरानी कर सकता है। हम भी खुदा की मखलूक हैं और आज़ाद है। मास्टर साहब की नसीहत पर अमल करते हुए किसान मास्टर साहब के साथ पुलिस स्टेशन चला गया तो चौधरी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। थानेदार चौधरी का खास बंदा था। उसने चौधरी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की, फिर किसान से कहा कि आप बेफिक्र होकर घर चले जाएं, मैं चौधरी साहब के खिलाफ सख्त एक्शन लूंगा और हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन मास्टर साहब और किसान जैसे ही पुलिस स्टेशन से बाहर निकले
तो पीछे थानेदार ने चौधरी को फोन किया और कहा कि आपके गांव के 2 लोग आपकी शिकायत लेकर हमारे पास आए थे। चौधरी साहब के पूछने पर थानेदार ने बताया कि एक मास्टर था और एक किसान था, जिसकी बकरियां शायद आपके कुत्तों ने जख्मी की थी। ये सुनकर चौधरी को बहुत गुस्सा आया। उसने मास्टर साहब और किसान को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। सबसे पहले उसने मास्टर साहब का ट्रांसफर दूर के इलाके में करवा दिया, मगर ट्रांसफर करवाने से पहले उसने मास्टर की खूब पिटाई की। अपने मुलाजिमों से कहा कि मास्टर साहब का मुंह काला करके उसको गधे पर बिठाओ और पूरे गांव की सैर करवाओ। बेचारा मास्टर गधे पर बैठ के बेबस होकर आंसू बहा रहा था, लेकिन उसकी मदद कोई नहीं कर रहा था। हालांकि वहाँ मास्टर साहब के तालिब इल्म भी मौजूद थे, जो सर झुकाए खड़े थे और सिर्फ तमाशा देख रहे थे। इसके बाद चौधरी साहब ने मास्टर साहब से कहा, और मास्टर देख ले, अपने इल्म की करमात, गांव के आधे नौजवान आपसे तालीम हासिल कर चुके हैं, लेकिन आपको इस हालत में देखकर वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते और बाकी लोगों की तरह ये सब भी खामोश तमाशा देख रहे थे। जैसे मास्टर साहब की इल्म की कदर नहीं हो, बस पैसा और ताकत का खेल है। मेरे पास पैसा है और ताकत, और इसी ताकत से मैं पूरे गांव को खरीद सकता हूँ। ना सिर्फ गांव को खरीद सकता हूँ, बल्कि इनकी गैरत और इनके ज़मीर को भी खरीद सकता हूँ। गांव वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसके बाद चौधरी साहब ने मास्टर साहब को गांव से निकाल दिया। मास्टर साहब ने जाते वक्त गांव वालों से आखिरी खिताब किया और कहा कि जिस तरह आज तुम लोगों ने मेरा तमाशा देखा, कल तुम एक एक करके सारे एक दूसरे का तमाशा देखोगे। जालिम के खिलाफ आप सब जितनी देर खड़े रहोगे, उतना ही ज्यादा तुम लोगों का नुकसान होगा। इस वाकये के बाद कोई उस्ताद इस गांव में पढ़ाने के लिए न आया और कई सालों से वह स्कूल वीरान पड़ा रहा। जमाल नासिर ने जब यह सुना तो बाप से पूछा, तो फिर चौधरी का अंजाम क्या हुआ? उसके वालिद ने बताया कि कुछ अरसा बाद चौधरी को फालिज का अटैक हुआ था। उसके अलावा वो एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो चुका था, जिसकी वजह से वो पानी नहीं पी सकता था। हालांकि वो प्यासा होता था, लेकिन जब भी वो पानी पीता तो पानी सीधा पेट में जमा हो जाता और उसका पेट फूल जाता और उसे शदीद दर्द होता। बेटा, मैंने वो दौर भी देखा है जब चौधरी का इस पूरे गांव में राज और दबदबा था। कोई शख्स चौधरी के खिलाफ बोल नहीं सकता था। जो भी चौधरी के खिलाफ बोलने की कोशिश करता तो वो उसे सबक सिखाता और उस पर जुल्म करता कि वो दोबारा चौधरी के खिलाफ खड़ा न हो पाता। मगर मैंने अपनी आंखों से उसका अंजाम भी देखा। उसका इबरतनाक अंजाम देखकर हर कोई अपने कानों को हाथ लगाता था। मालो दौलत होने के बावजूद वो न खा सकता था, न पी सकता था, जबकि वो जिंदा था, लेकिन खुराक की नालियों के जरिए ग़िज़ा पहुंची थी और वह तड़पते हुए बिस्तर पर 5 साल तक जिंदा रहा। मौत उससे रूठ चुकी थी, हालांकि वो मौत मांगता था। उसके दर्द की आवाज़ें पूरा गांव सुनता और सारे गांव वाले यही दुआ करते थे कि ये कब मर जाएगा, ताकि हम चैन की नींद सो सकें। लिहाजा मैं तुम्हें भी नसीहत करूंगा, कभी जालिम मत बनना, ना ही जालिम का साथ देना, क्योंकि जालिम का साथ देने वाला भी जालिमों में शुमार होता है। जमाल नासिर ने अपने बाप से वादा किया कि मैं हमेशा मजलूमों का साथ दूंगा। एलएलबी करने के बाद वो एक कामयाब वकील बन गया। थोड़े ही अरसे में उसने शोहरत कमा ली, इतनी शोहरत के पूरा शहर उसके नाम से वाकिफ था। गरीब फैमिली का ये बच्चा शोहरत हजम न कर पाया और जमीन पर ऐसे चलता था जैसे पूरी जमीन इसकी है, सिर्फ अकड़ कर चलता, बल्कि इसके लहजे में तकब्बुर और गुरूर सबको नजर आता था। वो जानता था कि वो हर चीज जीत जाता है। जब हद से ज्यादा शोहरत मिली, तब वो अपने बाप की नसीहत भूल चुका था, जो उसके बाप ने मरने से पहले उससे की थी। बाप जिंदा होता तो शायद अब उसे भी अपने बेटे की नसीहत करता कि तू गलत रास्ते पर है, अंजाम से डरो, जिस अंजाम से हम सब बेखबर हैं। मगर क्योंकि उसका वालिद दुनिया से वफात पा चुका था, लिहाजा अब वो खुलकर पैसा कमाने लगा। रावलपिंडी की अदालतों में लोगों की सबसे बड़ी तरजीह एडवोकेट जमाल नासिर हुआ करता था। वो अपने कस्टमर से लाखों की फीस लेता। वक्त गुजरने के साथ साथ उसका रेट बढ़ रहा था। उसकी फीस वही लोग अफोर्ड कर सकते थे जो ज्यादा पैसा कमाने वाले थे। जिन्होंने अपना पैसा नाहक तरीके से कमाया था, वो कत्ल के मुजरिमों को ही नहीं, बल्कि मुजरिमों को भी बेइज्जत बरी करवा लिया करता था। जमाल नासिर के होते हुए शहर के मुजरिम सीना तान कर टनटनाते फिरते थे। उन्हें अब किसी किस्म का खौफ नहीं था। वो जानते थे कि वो आज़ाद ही हो जाएंगे, क्योंकि जमाल नासिर को पैसा देकर वो केस जीत जाते थे। और फिर एक दिन गांव के बड़े बुजुर्ग उसके पास आए थे और कहा, बेटा, वक्त बदल जाता है।
हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। तुम खुदा का खौफ करो। तुम्हारा बाप एक शरीफ नेक इंसान था, मगर तुमने कई मुजरिमों का केस लड़ा और उन्हें बरी भी करवा दिया। तुम उन जालिमों का साथ देकर मजीद में ताकतवर मत बनाओ। जमाल नासिर मुस्कुराकर कहने लगा, बाबा जी, अगर आप लोगों के पास पैसा है तो आए, मैं आप लोगों का केस लड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है, लोगों की जिंदगियों से मुझे कोई मतलब नहीं है। जमाल नासिर ने उन बुजुर्गों को वापस भेजते हुए कहा कि दोबारा मेरे बंगले पर तभी आना जब आपके पास पैसे हों, वरना दोबारा मेरे बंगले पर आने की कोशिश मत करना। उसने अपने सिक्योरिटी गार्ड को भी ये बात समझा दी थी कि ऐसे लोगों को दोबारा यहाँ आने की बिल्कुल भी इजाज़त मत देना। ये जून का महीना था, जब एक बेवा औरत की लड़की नहर के किनारे पानी भर रही थी। चौधरी का उबास बेटा उस लड़की की ताक में था, मगर उसे मौजूद मौका नहीं मिल रहा था। आज उसके पास मौका था कि वो लड़की को पकड़ सके। चौधरी का बेटा अपने दोस्तों के साथ लड़की के सामने आया, उसे गाड़ी में डाला और फिर गाड़ी भगा दी। चलती गाड़ी में उन्होंने लड़की की चीखों को छुपाने के लिए गाड़ी में साउंड सिस्टम बुलंद कर दिया था, ताकि किसी को भी फर्क ना पड़े। चलती गाड़ी में वे लड़की को जाति का निशाना बनाते रहे। वो मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन कोई उसकी पुकार नहीं सुन रहा था। पुलिस की चौकी से गाड़ी गुजरी तो पुलिस वालों ने देखा कि ये तो चौधरी का बेटा है, और उन्हें इस बात का इल्म भी था कि गाड़ी के अंदर एक लड़की मौजूद है जो उनका शिकार बनी हुई है। मगर उसके बावजूद उन्होंने लड़की की कोई मदद ना की, बल्कि मजाक में चौधरी के बेटे को भी कहा कि जब तुम लोग माल अच्छी तरह इस्तेमाल कर लो तो बच्चा कुच्चा माल हमें भी चखा देना। सब शराब के नशे में डूब थे और उनको लड़की की इज्जत का कोई ख्याल नहीं था। वो लड़की को नोचते रहे। उसके बाद पुलिस की चौकी पर उसे फेंक कर चले गए। पुलिस वाले भी उसकी इज्जत के साथ खेलते रहे और फिर लड़की से कहा, चुपचाप अपने घर चली जाओ, वरना तुम्हें और तुम्हारी माँ दोनों को मार देंगे। लड़की ने चिल्लाकर कहा, मैं अब खामोश नहीं रहूंगी। पूरे शहर में जाकर तुम लोगों को करतूत बताऊंगी। एक पुलिस वाले ने चौधरी के बेटे को फोन कर दिया कि लड़की का खौफ खत्म हो चुका है, उसे अब मौत का भी खौफ नहीं है। हमें इस बात का यकीन है कि ये आला हुकाम के पास जरूर जाएगी, किसी मीडिया वाले के हाथ पहुंच जाएगी। न सिर्फ हमारी नौकरी हाथ से जाएगी, बल्कि तुम्हारे बारे में भी सब कुछ बताएगी। आजकल मीडिया का दौर है, हम तो नौकरी से हाथ धो बैठेंगे, मगर तुम्हारा बाप भी इलेक्शन नहीं जीत पाएगा। उसकी सियासत भी हमेशा के लिए दफन हो जाएगी, क्योंकि इस लड़की की वजह से हमारे खानदान की बदनामी होगी। अब आप अगला हुक्म दें, इस लड़की के साथ क्या किया जाए। चौधरी के बेटे ने मुस्कुराकर कहा कि अगर वो बेखौफ है तो फिर तुम बेखौफ हो जाओ और उसे मार डालो। चौधरी के कहने पर पुलिस वालों ने उस लड़की को मार कर नहर में फेंक दिया। एक किसान अपने खेतों में पानी लगा रहा था। पानी में तैरती हुई लड़की की लाश उसे नजर आई। वो देखकर बेहतर हो गया। किसान ने लड़की को पहचान लिया, क्योंकि उसकी माँ ने गांव के तमाम मस्जिदों में ऐलानात करवाए थे। वो बेचारी गरीब थी, अखबार में अपनी बेटी की गुमशुदगी का इश्तेहार नहीं दे सकती थी, लिहाजा गांव के तमाम मसाजिद में ऐलानात करवाए। उसने लड़की की लाश को पानी से बाहर निकाला, फिर उसकी माँ को इतला दी। पूरा गांव लड़की के और इसरार कत्ल पर हैरान था और साथ साथ परेशान भी थे, क्योंकि उनके अपने घर में भी जवान बेटियां थीं। कुछ मीडिया के लोगों ने उस औरत का साथ दिया। फिर तफ्तीश करने पर चौधरी के बेटे ने और उनके दो साथियों को जेल की सजा हुई। ज्यादती के बाद लड़की को कत्ल करने के जुर्म में पुलिस वालों को भी पकड़ लिया गया। चौधरी अपने बेटे के लिए काफी परेशान हुआ और उसे पता था कि उसे कहाँ जाना है, तो उसने अपनी गाड़ी निकाली, दौड़ाई और सीधा जमाल नासिर के बंगले पर जा पहुंचा। चौधरी कहने लगा, बच्चे से गलती हुई है, जवानी में अक्सर ऐसा हो जाता है। अब जैसे ही वो जेल से आजाद होगा तो मैं उसको फौरन शादी कर दूंगा, ताकि दोबारा ऐसी गलती ना करे। ये सुनकर जमाल नासिर हंसने लगा और कहा, चौधरी साहब, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, 60 लाख में आप लोगों का काम हो जाएगा। जमाल नासिर ने उस चौधरी के बेटे से केस लड़ा और अपनी चालाकी और जहानत से वो केस जीतने में कामयाब हो गया। कत्ल का झूठा इल्जाम उसी किसान पर लगा दिया गया जो अक्सर उसी नहर पर अपनी जमीनों में पानी लगाता था। बेटे की रिहाई पर चौधरी ने जमाल नासिर को गले लगाया और उसे अपने घर पर दावत दी। कहा कि बेटे की रिहाई की खुशी में आज एक जश्न का एहतमाम होगा। आपको भी खसूसी दावत दी जाती है। जमाल नासिर खुशगवार मूड में अदालत की दायर से बाहर आ रहा था कि वो बेवा औरत
जमाल नासिर के सामने आई और कहा कि खुदा का खौफ करो, मेरी मजलूम बेटी के कातिल पकड़े जा चुके थे। बजाय उनको फांसी के फंदे पर लटकाने के तूने उनको रिहा करवा दिया। याद रखना, तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। और मुझे इस बात का यकीन है। जमाल नासिर ने उसे कहा कि बुढ़िया, अपने रास्ते पर जा, मेरा रास्ता मत रोक। झोली उठाकर उसे बददुआएं देने लगी, कहने लगी, खुदा का कहर तुम पर नाज़िल हो, तूने मुझे बर्बाद किया। जमाल नासिर ने उस बेवा औरत का मजाक उड़ाया और कहा, मुझे बददुआ देने की जरूरत नहीं, और तुम्हारी बददुआ पहले आसमान से ही वापस आ जाएगी, क्योंकि आज मौसम काफी खराब है और आसमान भी साफ नहीं है। बेवा औरत रोती हुई वापस जाने लगी तो जमाल नासिर ने जाते जाते एक और उस पर तंज किया और कहा, बेटी की इज्जत की हिफाजत तो नहीं कर सकती तो उसे जन्म क्यों दिया। ये वो बात थी जिसने उसका कलेजा जला डाला था। वो रोती हुई अपने घर में चली गई। उसने अपनी बेटी का गला दबा दिया और उसके बाद खुदकुशी करके अपनी जिंदगी भी खत्म कर दी। जमाल नासिर बेखौफी से नाहक लोगों को जेल से आजाद करवाता रहा। अब तो हालात ऐसे थे, बेकसूर और बेगुनाह लोग जेल में थे और उनका कसूर ये था कि उनके पास पैसा नहीं था, जबकि जराइम पेशा अफराद शहर में सांड की तरह घूम रहे थे। उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने वाला नहीं था। वक्त गुजरता गया और जमाल नासिर के बुरे वक्त का आगाज हुआ जब उसने शादी की। जिस औरत से उसने शादी की, दूसरे दिन वो घर से भाग चुकी थी। मीडिया पर ये खबरें चलने लगी कि मशहूर वकील की बीवी उसे धोखा देकर शादी के दूसरे दिन ही घर से भाग गई। जमाल नासिर अपनी बीवी से बदला लेना चाहता था। ये मौका था जब उसने जराइम पेशा अपराध का सहारा लेना इन अफराद का सहारा लिया जिनको ये जेल से बरी करवाता था। कुछ गुंडों की मदद से वो अपनी बीवी को बाजियाब कराने में कामयाब हुआ। बीवी और उसके यार एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया। जमाल ने उस शख्स को मरवा दिया, जबकि अपनी बीवी को मारकर अंधे कुएं में डाल दिया। उसे आज भी अपनी ताकत पर गुरूर था। आज भी वो यही समझता था कि उसके साथ बेवफाई करने का अंजाम सिर्फ मौत है, मगर वो भूल चुका था। उसकी उम्र गुजरती जा रही थी। हर आने वाले दिन के साथ साथ वो कमजोर हो रहा था। कुछ ऐसा बाद उसने दूसरी शादी की। अपनी बीवी को पहली बीवी के बारे में बताया कि उसने मुझे धोखा देने की कोशिश की थी और उसका अंजाम भी बताया। वो इसलिए था कि दूसरी बीवी घर छोड़ने की जुर्रत ना करे। खौफ की वजह से दूसरी बीवी ने घर से भागने की बिल्कुल कोशिश ना की, लेकिन वो कब तक मुकाफात अमल से बच सकता था। उसकी पहली औलाद बेटी थी। बेटी जब जवान हुई तो उसने बाप का मुंह काला किया और घर से भागने के साथ साथ नकदी और काफी सारे जेवरात लेकर गई। बेटी के भागने पर उसने अपनी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया और कसूरवार ठहराया कि तुम्हारी तरबियत में खामी थी। बीवी ने रोते हुए कहा, मेरी तरबियत में कौन सी खामी है। बात दरअसल ये है कि आपने अपने बच्चों को हराम खिलाया, पैसे की खातिर मजलूमों की बजाय जालिमों का साथ दिया और उन्हें जेल से आज़ाद करवाया। आप क्या समझ सकते हैं कि नाजायज कमाई से आप अपने बच्चे की अच्छी तरबियत कर सकते हैं और आपकी औलाद नेक हो जाएगी। बीवी के ये अल्फाज उससे बर्दाश्त न हुए। ये पहली बार था जब बीवी उसके सामने बोली और उसका असली चेहरा दिखाया। उसने अपनी बीवी को इतना मारा कि जख्मों की ताब न लाते हुए वो दुनिया से चल बसी। बड़ी ही चालाकी से उसने अपने जुर्म को भी छुपा लिया। उसके दो बेटे और दो बेटियां थीं। जब बड़ी हुई तो बाप के साथ रहने की बजाय उन्होंने दूरी अख्तियार की। एक बेटी घर से भाग चुकी थी, दूसरी बेटी का भी हादसा हुआ और वो भी मर गई। तीसरी बेटी की शादी उसने जागीरदार के उसी बेटे से की जिसने बेवा औरत की बच्ची को बेआबरू किया था। बेटी कभी भी अपने बाप के घर न आई और अपने बाप को बददुआएं देने लगी कि उसने इस जालिम शख्स के साथ मेरी शादी क्यों की। बेटे शादी करके अमेरिका में सेटल हो गए, मुड़कर कभी बाप की खैरियत दरियाफ्त न की। जमाल नासिर अब बूढ़ा हो चुका था और इतने बड़े बंगले में वो मजदूरों के दरमियान अकेला रह जाता था। पिछले दिनों में उनका बड़ा बेटा बीवी बच्चों के हमरा अपनी साली की शादी पर पाकिस्तान आया था। रिश्तेदारों ने उसे शर्मिंदा करके अपने वालिद साहब से मिलने के लिए मजबूर कर दिया और वो अपनी बीवी बच्चों के हमरा बाप के साथ मिलने के लिए घर चला आया। उसके बाप के कमरे से शदीद बदबू आ रही थी, क्योंकि रात को वो टॉयलेट नहीं जा पाता था। मुलाजमीन को आवाज देता तो वो अंत से निकाल देते और यूं पेशाब बिस्तर पर निकल जाता। बिस्तर धोना तो दूर की बात, मुलाजमीन बिस्तर बदलना भी मुनासिब नहीं समझते थे। यूं वकील साहब उसी बदबूदार गीले बिस्तर पर जिंदगी गुजार रहे थे। जब उसका बेटा कमरे में दाखिल हुआ तो नाक पर रुमाल ढककर बिना बाप से मिले वापस मुड़ गया, क्योंकि वकील साहब की बीमारी जा चुकी थी और वकील साहब को अब कुछ नजर नहीं आता था।
लिहाजा उसका बेटा बाहर गया और सिक्योरिटी गार्ड को कुछ समझाया और कमरे के अंदर दाखिल किया। खुद नाक पर रुमाल रखे दरवाजे की दहलीज पर खड़े होकर बाप को सलाम किया और अपनी जगह मुलाजिम को आगे बढ़ा दिया। मुलाजिम ने जाकर बूढ़े वकील को गले से लगाया और बूढ़ा बेचारा नौकर को अपना बेटा समझकर चूमता रहा। बाद अज़ां बीवी बच्चों की बारी आई तो बीवी बच्चे भी इसी तरह दरवाजे की दहलीज पर खड़े रहे और मुलाजमा और उसके बच्चे वकील साहब की बहू और पोते पोतियां बनकर उनको मिलते रहे। वकील साहब उन्हें अपना फोन समझकर दुआएं देते रहे। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट वकील का बेटा और बहू घर में रुके और फिर निकल गए। ना उन्होंने जाते हुए बाप को अलविदाई नजर से देखा, ना ही कोई बात की। जिन लोगों को वो बहू बेटा पोते पोतियां समझ रहा था वो हकीकत में उनके घर के मुलाजमीन थे, क्योंकि उनके बेटे तो बाप के करीब जाना भी मुनासिब नहीं समझते थे। बेटे के इस रवैया को अपनाने में किसी और का नहीं बल्कि वकील साहब का अपना ही हाथ था। इस कहानी से सबसे पहली चीज ये समझ आती है कि माल और औलाद आजमाइश और फितना कैसे बने। दूसरी चीज ये समझ आई कि पेशा कोई भी हो मगर जालिम का साथ कभी ना दो। तीसरी बात ये समझ आई कि औलाद को रिश्तों से मोहब्बत और दूसरों का एहतराम करना सिखाओ। उनके दिल में कभी दौलत और ओहदे की लालच पैदा ना करो। यकीनन ये तीनों काम वकील साहब ना कर सके, मगर मेरी ख्वाहिश है कि इस वाक़े को पढ़ने और सुनने वाले जरूर इस हक़ाइक़ का ख्याल रखें क़बल इसके कि बहुत देर हो जाए। वकील साहब का वक्त तो अब गुजर गया, हमारा और आपका वक्त अभी मौजूद है। नाज़रीन, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें। मज़ीद इस तरह की सबकामूज कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला अगली कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।